हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन 1946 में इंग्लैंड के एक आम शहर में पैदा हुए। वो एक तेज बच्चा था। स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ता था। साइंस में उसका खासा लगाव था। जवान हैरोल्ड का सपना था डॉक्टर बनने का। वो लोगों का इलाज करना चाहता था। वो लोगों के दर्द को कम करना चाहता था। किसी को क्या पता था, इस चमकते चेहरे के पीछे एक अंधेरा छुपा था। हैरोल्ड ने अपने सपने को पूरी शिद्दत से पूरा करने की ठान ली। एक मसीहा के तौर पर नहीं, बल्कि एक खूंखार सीरियल किलर के तौर पर। क्या चीज एक मसीहा को हत्यारा बना देती है? किस तरह के ख्याल एक आम इंसान के दिमाग में घर कर जाते हैं? कैसे एक सम्मानित डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन एक बेरहम हत्यारा बन गया? ये एक खौफनाक रहस्य है। कुछ लोग उसके बचपन की तरफ इशारा करते हैं। एक सख्त मां, अपने पिता से एक तनाव भरा रिश्ता। क्या इन्हीं वजहों से उसके अंदर का अंधेरा पनपा? कुछ लोग उसकी मेडिकल ट्रेनिंग पर शक करते हैं। हर रोज मौत को देखना, एक डॉक्टर और उसके मरीज के बीच का रिश्ता। क्या इन वजहों से उसे जिंदगी और मौत का मतलब समझ नहीं आया? वजह चाहे जो भी रही हो, हैरोल्ड शिपमैन का बुराई की तरफ जाना धीरे धीरे हुआ, चोरी छिपे। उसने अपने अंदर के दो पहलुओं को अलग रखना सीख लिया। वो अपने काम से खुद को अलग करता गया। वो लोगों को अपने झांसे में फंसाने में माहिर हो गया। उसने अपने असली चेहरे को अपनी इज्जत के नकाब में छुपा लिया। हैरोल्ड शिपमैन ने अपने मेडिकल करियर की शुरुआत नेक इरादों से की थी। उसने एक जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर काम किया। उसने बीमारों का इलाज किया। उसने मरने वालों को सांत्वना दी। उसने अपने मरीजों का भरोसा जीता। उन्होंने उसे एक रक्षक के रूप में देखा, एक राजदार के रूप में। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शख्स के पीछे छुपा हैवानियत का रूप। लेकिन इस केयरिंग फिजिशियन की आड़ में एक खतरनाक साजिश रची। उसने अपने जुर्मों को कुदरती मौत का रूप दे दिया। उसने मेडिकल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की। उसने अपने आकर्षण और रुतबे से सारे शकों को दबा दिया। जैसे जैसे लाशें बढ़ती गईं, अफवाहों का बाजार गर्म होता गया। हाइड, जो कि शिपमैन का शहर था, वहां लोगों को कुछ अजीब सा पैटर्न दिखने लगा। शिपमैन के मरीजों की मौत असामान्य रूप से ज्यादा हो रही थी। चिंता जताई जाने लगी, सवाल उठने लगे। लेकिन शिपमैन एक इज्जतदार डॉक्टर था। उसके पास हर बात का जवाब था। उसने इन चिंताओं को बेबुनियाद अफवाहें बताकर खारिज कर दिया। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके शक करने वालों को चुप करा दिया। लेकिन सच तो सामने आता ही है। एक दिन डेब्रा मैसी, जो कि एक लोकल अंडरटेकर थी, ने अपने काम के दौरान एक खौफनाक समानता देखी। जिन लोगों की मौत हुई थी, उनमें से ज्यादातर शिपमैन के मरीज थे और लगता था कि सबकी मौत घर पर ही हुई थी, शांति से, दोपहर के वक्त। उन्हें शक होने लगा। वो इस एहसास से खुद को रोक नहीं पाई कि कुछ तो गड़बड़ है। डेब्रा मैसी की बात एक लोकल डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट बर्नार्ड डॉल्टन तक पहुंच गई। डॉल्टन एक तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटर थे। उन्हें सच्चाई का पता लगाना बखूबी आता था। उन्होंने मैसी की शंकाओं को गौर से सुना।
उन्होंने पैटर्न्स और गड़बड़ियों को पहचाना। उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने चुपचाप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डॉल्टन ने डेथ सर्टिफिकेट्स की जांच से शुरुआत की। उन्होंने मृतकों के परिवारों से पूछताछ की। उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह ली। जितना ज्यादा उन्होंने छानबीन की, उन्हें उतना ही यकीन होता गया। हैरोल्ड शिपमैन कोई मसीहा नहीं था, वो एक बेरहम हत्यारा था। जांच में उस समय एक नाटकीय मोड़ आया जब कैथलीन ग्रंडी की मौत हुई। ग्रंडी एक अमीर विधवा थी। 24 जून 1998 को वो अपने घर पर मृत पाई गई। उनकी मौत का प्रमाण पत्र शिपमैन ने ही बनाया था। उसने दावा किया कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। लेकिन ग्रंडी की बेटी एंजेला वुडरफ को कुछ ठीक नहीं लगा। वुडरफ एक वकील थी। वह कानूनी दस्तावेजों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्हें अपनी मां की विल पर शक हुआ। विल में ग्रंडी की सारी संपत्ति शिपमैन के नाम कर दी गई थी। वुडरफ ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने ग्रंडी के शव को कब्र से निकलवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डायमॉर्फिन की घातक खुराक का पता चला। शिपमैन का खेल खत्म हो चुका था। 7 सितंबर 1998 को शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन के सबसे खूंखार सीरियल किलर की तहकीकात शुरू हो चुकी थी। 5 अक्टूबर 1999 को प्रेस्टन क्राउन कोर्ट में हैरोल्ड शिपमैन का मुकदमा शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने ढेर सारे सबूत पेश किए। मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, फोरेंसिक विश्लेषण, सबूत पहाड़ जैसे थे। बचाव पक्ष ने दलील दी कि शिपमैन एक जिम्मेदार डॉक्टर था। उनका कहना था कि मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई थीं या फिर गलत इलाज की वजह से। लेकिन जूरी ने उनकी दलील नहीं मानी। वे शिपमैन के झूठे नकाब को पहचान गए थे। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के दिल दहला देने वाले बयान सुने थे। 31 जनवरी 2000 को जूरी अपने फैसले पर पहुंची। हत्या के 15 मामलों में शिपमैन को दोषी पाया गया। शिपमैन को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने उसे अहंकारी और दुष्ट कहा। उन्होंने कहा कि शिपमैन के जुर्म अभूतपूर्व हैं। 13 जनवरी 2004 को हैरोल्ड शिपमैन ने जेल में खुदकुशी कर ली। वो अपने पीछे दर्द, गम और कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया। उसने ऐसा क्यों किया? आखिर किस बात ने उसे इतने निर्दोष लोगों को मारने पर मजबूर किया? क्या यह ताकत की भूख थी? क्या खुद को भगवान समझने की बीमारी थी? या फिर यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके मन में गहराई तक दबा हुआ था? शायद हमें इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। शिपमैन अपने सारे राज्य अपने साथ कब्र में ले गया, लेकिन उसके जुर्म हमें एक डरावनी याद दिलाते हैं कि बुराई कभी भी कहीं भी लुकी हो सकती है। हमें उन लोगों से भी धोखा मिल सकता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। शिपमैन के मामले ने पूरे ब्रिटेन को हिला कर रख दिया। इस घटना ने लोगों का डॉक्टर्स पर से भरोसा तोड़ दिया। इसने मेडिकल सिस्टम की खामियों को उजागर किया। इसने निगरानी और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए। इस कांड के बाद नए नियम बनाए गए। नशीली दवाओं पर कड़ा नियंत्रण, मृत्यु प्रमाण पत्रों की गहन जांच, संदेहास्पद मौतों की जरूरी सूचना। लेकिन शिपमैन के जुर्मों के निशान बहुत गहरे हैं। उसके पीड़ितों के परिवारों को कभी भी उनके नुकसान की भरपाई नहीं मिल पाएगी। हाइड शहर हमेशा के लिए उसकी यादों से भयभीत रहेगा और मेडिकल पेशा उसके विश्वासघात के दाग को हमेशा अपने साथ लेकर चलेगा। हैरोल्ड शिपमैन की कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें प्राधिकार पर सवाल उठाने से नहीं डरना चाहिए, और जब हमें कुछ भी गलत लगे तो हमें बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई कभी-कभी असहज हो सकती है, यह दर्दनाक भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए लड़ना हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सच्चाई की खोज में
हम पीड़ितों की याद का सम्मान करते हैं। हम अपराधियों को जिम्मेदार ठहराते हैं और हम एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का प्रयास करते हैं। हैरोल्ड शिपमैन की विरासत हमें डराने वाली नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने वाली होनी चाहिए। हमें अपने संस्थानों से बेहतर की मांग करनी चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदार ठहराना चाहिए, और चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हमें सच्चाई की तलाश कभी नहीं छोड़नी चाहिए।